हेलो बडीज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल P2P नॉलेज और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच पाएगी जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसे आपको पता है कि मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ जो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। सो आइदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला है CIC, दैट इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी सूचना का अधिकार का उपयोग करके हर विभाग से हर जानकारी ले सकता है इस टाइम पे। तो उसी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसा इसका फॉर्मेशन है, कैसा कंपोजिशन है, क्या क्या पास है, क्या फंक्शंस है, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं डिटेल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे ये इस्टेब्लिश कब हुआ। सो दिस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना हुई है 2005 में। जैसे कि आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। उसी एक्ट जब वो पार्लियामेंट से पास हुआ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन के थ्रू इसकी स्थापना की 2005 में। किसकी? CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की। ये क्या है? ये एक हाई पावर्ड बॉडी है, मतलब बहुत ही हाई पावर्ड, मतलब बहुत शक्तिशाली बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसके पास कंप्लेंट जाती हैं। जैसे मुझे किसी विभाग या सेंट्रल ऑफिस या किसी PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई हैं, उनके बारे में मुझे कुछ समस्या अपने काम में हो रही है या फिर मुझे कोई जानकारी चाहिए, तो मैं आसानी से कंप्लेंट डालूँगा। फिर वो कमीशन हमको उस विभाग से की सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो हमने कंप्लेन में लिखी हुई है, मांगी हुई है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने PSUs हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सबके बारे में हम जानकारी CIC के थ्रू ले सकते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका कंपोजिशन कैसा होता है? तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं, एक चीफ कमिश्नर होता है, सॉरी, इसमें एक होता है अपना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसके नीचे होते हैं। बेसिकली 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होने चाहिए। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं, बट रिकमेंडेशन करता है 3 मेंबर की कमेटी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, और यूनियन कैबिनेट के कोई मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये 3 लोगों की कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि दिस पर्सन शुड बी द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और उनकी फिर नियुक्ति होती है। लेकिन वो कैसे होने चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वो पब्लिक लाइफ में कुछ एमिनेंस काइंड ऑफ पर्सन होने चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस हो लॉ का, सोशल सर्विस का नॉलेज, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन में, साइंस एंड टेक में काम किया हो, मैनेजमेंट लेवल पे काम किया हो। तो ऐसे व्यक्ति इस पद के लिए, कमिश्नर पद के लिए अनुकूल होते हैं। फिर क्या नहीं होने चाहिए? दे शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर भी नहीं होने चाहिए, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होने चाहिए, और उनका कोई ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए किसी प्रोफेशन का। समझ रहे ना? तो ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है कमिश्नर के पद पर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। नेक्स्ट है टेन्योर सर्विस कंडीशन। इनका कितने समयावधि तक रह सकते हैं, इनकी सर्विस कंडीशंस क्या होती हैं,
तो चीफ जो इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन सब की जो टर्म सर्विस टेन्योर होते हैं टर्म 5 साल का होता है। ये होल्ड कर सकते हैं ऑफिस 5 साल या 65 ईयर्स एज, जो भी पहले आ जाए वो रिटायर हो जाएंगे। ओके, और रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है। एक व्यक्ति केवल एक ही बार इस पद पर रह सकता है। प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर किसी भी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, अंडर फ्यू सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, मतलब दिवालिया घोषित हो गया हो, या फिर कोई एक्ट उसने ऐसा ऑफेंस किया था जिसमें वो कन्विक्ट हो चुका हो। सो मॉरली वो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दैट ऑफिस। थर्ड वन वुड बी, यदि वो किसी भी अपने टर्म के दौरान यदि पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, अगर वो ऑफिस के बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा, उसको हटा सकते हैं प्रेसिडेंट। यदि प्रेसिडेंट की नज़र में या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो व्यक्ति अनफिट हो टू कंटिन्यू इन ऑफिस ड्यू टू माइंड और बॉडी से वो अनफिट हो, अनफर्मिटी हो। ओके, अनफर्मिटी अगर है उसमें माइंड सही ढंग से काम नहीं कर रहा या फिर बॉडी वैसा नहीं कर रही, तो इस ओपिनियन के आधार पर भी प्रेसिडेंट उसको उसके पद से हटा सकते हैं। और क्या है, वो कोई ऐसी फाइनेंशियल या कोई दूसरे इंटरेस्ट में हो कि जिससे उसका जो ऑफिस के फंक्शंस है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो कहीं से कुछ उसको मिल रहा है ऑफिस के बाहर, और उसके वो चीज़ जो बाहर हो रही है वो उसको फाइनेंशियली जो बेनिफिशियल चीज़ हो रही है उसके वो अफेक्ट कर रही है उसके ऑफिस के काम में, इस आधार पर भी उसको हटाया जा सकता है उसके पद से। तो ये हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पर इसको हटाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को उसके पद से हटा सकता है प्रेसिडेंट। जिसने नियुक्त किया है वही उसको हटाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इन एडिशन टू दीज, ये जो हमने अभी ये सर्विस कंडीशंस देखी, प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर या एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटा सकता है। कुछ और भी ग्राउंड्स हैं। मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, किसी से मिसबिहेव करते हैं या फिर दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग्स। ओके, फिर भी हाउएवर इन दिस केसेस प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जैसे मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी वाला मैटर है, ये प्रेसिडेंट को रेफ़र करना होता है सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए। बट इफ़ आफ्टर इंक्वायरी अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि येस व्हाट ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो भी प्रेसिडेंट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कि इसको इसके पद से हटाया जाना चाहिए, सो उसके बाद से प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम ईजिली, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया आफ्टर इंक्वायरी दैट यू कैन गो अहेड एंड यू कैन रिमूव दिस पर्सन। ओके, सो जो सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशंस होती हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो सिमिलर होती हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की उनकी सेम होती है इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सर्विस कंडीशन सैलरी अलाउंस वो सेम होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनकी सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, बट दे कैन नॉट बी वेरिड टू डिसएडवांटेज ड्यूरिंग सर्विसेज। ड्यूरिंग सर्विस के दौरान उनको किसी भी डिसएडवांटेज इन सैलरी अलाउंस और इनमें कटौती नहीं की जा सकती। ओके, कोई ऐसा काम नहीं किया सकता कि उनको सर्विस के दौरान डिसएडवांटेज हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ पावर हैं, कुछ फंक्शंस हैं, इनके कुछ काम हैं और कुछ शक्तियाँ भी हैं। चलिए पहले देखते हैं शक्तियाँ क्या हैं, पावर्स क्या हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस के पास कुछ शक्तियाँ हैं।
उनमें से है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। कौन कौन से पर्सन्स के द्वारा ये कंप्लेन रजिस्टर करके उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं? इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो व्यक्ति जो कंप्लेन कर रहा है, शिकायत करता है, वो क्या नहीं होना चाहिए? हु हैज़ नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, हु हैज़ बीन रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड। तीसरा, who has not received response to his information request within the specified time limit, who thinks the fees charged are unreasonable, who thinks information given is incomplete, misleading or false, any other matter relating to obtaining information। यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि आप या मैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, पब्लिक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, अगर हमको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो हम मांगते हैं। अगर वो नहीं मिल रही है, इफ़ दे ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन वी कैन फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट देम इन द CIC ऑफिस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस में हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर किसी भी फिक्स्ड स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए, सपोज़ मैं गया, मुझे बोला उन्होंने कि अगले 7 डेज़ के अंदर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिली 8वें दिन, तो मेरे पास राइट होगा कि मैं उसकी शिकायत CIC से करूं। या फिर जो मुझे जानकारी दी गई है वो इनकम्प्लीट हो, मिसलीडिंग हो, गलत हो, उस कंडीशन में भी मैं जा सकता हूं। या फिर कोई फ़ीस चार्ज हो जो अनरीज़नेबल हो, जो नहीं होनी चाहिए थी, उस केस में भी हम जा सकते हैं। या फिर कोई और दूसरा मैटर हो जानकारी प्राप्त करने से रिलेटेड, उस कंडीशन में भी मैं जा सकता हूँ, कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ। सो ये कुछ कंडीशन है कब कब आप कंप्लेन CIC ऑफिस में जा सकते हैं और दे सकते हैं इंक्वायरी के लिए। दूसरा है कमीशंस कैन ऑर्डर। अब अगर कमीशन को इन 5 में से कोई बात सही लगती है कि येस द पर्सन हु केम हियर इज़ राइट एंड उसकी कुछ कंप्लेंट्स है उसको नहीं सुना जा रहा, उस कंडीशन में वो इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है कमीशन, अगर उसके पास कंप्लेन गई और वो इसको रीजनेबल पाता है तो सुओ मोटो से भी। नेक्स्ट पॉइंट इज, इंक्वायरी के दौरान कमीशन को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। किन किन मैटर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं उनको हम, जैसे कि हमको समन करना है, किसी पब्लिक सर्वेंट या किसी पब्लिक ऑफिसर्स को बुलाना है, इन्फोर्स करना है अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन, कंपेलिंग देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। मतलब हमको किसी का बयान लेना है, ओरल या रिटन में एविडेंस चाहिए, प्रोड्यूस करने डॉक्यूमेंट हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनकी ज़रूरत हमको इंक्वायरी के दौरान, उस टाइम पे हम समन कर सकते हैं, उसको इन्फोर्स कर सकते हैं कि वो अटेंड करे कमीशन के सामने और जो कमीशन चाहता है वो जानकारी और आइदर ओरली, रिटन और एविडेंस के साथ दे, डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट करें। कुछ डिस्कवरी है, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हो, वो भी करें। एफिडेविट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, कोई एफिडेविट एविडेंस के रूप में मिलता है उसको भी दे। रिसीविंग एविडेंस, कोई प्रमाण मिलता है एफिडेविट पर, उसको भी दे। रिक्विजिशनिंग, ये इसके पास पावर होती है कि एनी पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब वो एनी कोर्ट और ऑफिस, यदि किसी भी कोर्ट से या फिर किसी भी ऑफिस से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड जो कि हमारी इंक्वायरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उसको ले सकते हैं। ये कमीशन ले सकता है, ये बोल सकता है कि हमें ये रिकॉर्ड चाहिए इस ऑफिस से या इस कोर्ट से। इशू कर सकता है समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो गवाही हैं उनको उनके एग्जामिनेशंस के लिए कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा, वो कोई बहकावे में आके तो नहीं बोला, किसी लालच में तो नहीं बोल रहा, तो और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो एक समन इशू कर सकता है। विटनेस के संबंध में, डॉक्यूमेंट्स किसी भी डॉक्यूमेंट्स के संबंध में कि दिस इज़ नॉट करेक्ट प्लीज़, और एक्सप्लेन करिए आके कि ये ऐसा क्यों है। उनको कहीं भी सही नहीं लगता तो वो समन भेज सकते हैं एग्जामिनेशंस के दौरान। और कोई और भी मैटर हो
जो भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इसमें सारे मैटर कवर कर दिए गए हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं और जो इम्पॉर्टेंट है वाइल इंक्वायरी। ओके, तो सेकेंड नंबर में है इंक्वायरी मैटर सुओ मोटो भी कर सकता है। तीसरा, सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और कुछ इसके पास और पे पावर होते हैं किससे रिलेटेड कि किसी भी पर्सन को एविडेंस को रिटन ओरली डॉक्यूमेंट एफिडेविट किसी कोर्ट से कोई डॉक्यूमेंट विटनेस का एग्जामिन करना और एनी अदर मैटर जो भी प्रिस्क्राइब नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अब और 3 पॉइंट कवर हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि अगर इंक्वायरी के दौरान कंप्लेंट की कमीशन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत कोई भी रिकॉर्ड होगा उसको एग्जामिन कर सकता है ये, और नो सच रिकॉर्ड में बी विथ हेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड। इससे कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आप देंगे नहीं या फिर विथ होल्ड कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि सारे ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग इंक्वायरी फॉर एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई रिकॉर्ड उन्होंने मांगा है और वो आप ना दें, किसी भी कोई भी बहाना या कोई भी ग्राउंड देके प्रिटेंड कर दें कि नहीं हम इस ग्राउंड के बेस पे हम नहीं दे सकते। नो, यू हैव टू गिव, यू मस्ट गिव। सो ये प्रेजेंट करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट इज द कमीशन हैज़ द पावर। कमीशन के पास क्या पावर होती है? टू सिक्योर कंप्लाइंस ऑफ इट्स डिसीजन। The commission has the power to secure compliance of its decision from the public authority. This includes, क्या क्या include होते हैं? Providing access to information in a particular form. Okay. Second, providing access to information means किसी को इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना इन ए पर्टिकुलर फॉर्म के रूप में। ओके, फिर सेकेंड नंबर है डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी। जो पब्लिक अथॉरिटी कोई ऑफिसर होगा उसको डायरेक्ट करना टू अपॉइंट ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वेयर नन एग्जिस्ट। अगर किसी ऑफिस में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है तो उसको अपॉइंट करने के लिए भी डायरेक्शन देने का अधिकार होता है कमीशन के पास। थर्ड वन इज़ पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। कितनी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन हमको पब्लिश करना है वो दे सकता है ये। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये कुछ नेसेसरी चेंजेस जो प्रैक्टिस चल रही किसी भी पब्लिक ऑफिस में उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है ताकि वो सही समय पर प्रेजेंट हो सके, या फिर जो पुराने रिकॉर्ड्स और जो रिकॉर्ड्स किसी काम के नहीं हैं, ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, उनको कैसे डिस्ट्रक्शन का भी SOP होता है और ये इसका भी डायरेक्शन देते हैं ताकि नेसेसरी चेंजेस किए जा सकें। इन्हेंसिंग ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर ऑफिशियल ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो ऑफिसर्स हैं दे शुड बी वेल इक्विप्ड, मतलब बहुत ही ट्रेंड होने चाहिए, तो उनकी ट्रेनिंग प्रोविजंस को भी ये देखता है। फिर सीकिंग एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी ऑन कंप्लायंस विद दिस एक्ट। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई पब्लिक ऑफिस है, कोई सरकारी ऑफिस है जो कि इस एक्ट से कंप्लायंट है और नहीं है, मतलब उसके साथ जैसा एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो सारी चीज़ें हो रही हैं नहीं, तो ये एनुअली वार्षिक एक रिपोर्ट सीक करता है। रिक्वायरिंग ए पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड बाय द एप्लीकेंट। अगर एप्लीकेंट जो कंप्लेंट है, जो शिकायत करता है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर पब्लिक अथॉरिटी जो भी पब्लिक अथॉरिटी से वो पब्लिक रिकॉर्ड मांगेगा, अगर कोई लॉस होता है उसको या फिर कोई हानिकारक उसको सफरिंग होती है एप्लीकेंट को, सो कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, तो ये ऑर्डर कर सकता है। इम्पोजिंग पेनल्टीज़, इसका इस एक्ट के तहत पेनल्टीज़ इम्पोज करने का भी अधिकार होता है उस पब्लिक अथॉरिटी पर। रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, इसका भी अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं। द कमीशन, 6वें नंबर का पॉइंट ये है, द कमीशन सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट। अब जो कमीशन के पास रिपोर्ट आई है वो कमीशन एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ऑन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कि ये प्रोविजंस फॉलो हुए हैं इस पब्लिक अथॉरिटी में,
सो दिस इज़ वो नॉन कंप्लाइंट थे, उस पर हमने ये पेनल्टी चार्ज की, ये सारी रिपोर्ट हमको देनी। तो ये सारी रिपोर्ट देगा कौन? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्लेस करेगी, इस रिपोर्ट को ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत किया जाता है। 7वां पॉइंट ये है, 7th पॉइंट, कि जब भी एक पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट conform to the provisions of this act, the commission may recommend steps or to be taken for promoting such conformity। मतलब अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कन्फर्म टू द प्रोविजन ऑफ, इस जो एक्ट के प्रोविजन है उसको उससे कन्फर्म नहीं करती है, तो ये रिकमेंड कर सकता है कुछ स्टेप्स जो लेने चाहिए प्रमोटिंग सच कन्फर्मिटी। उस कन्फर्मिटी को प्रमोट करने के लिए और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए ताकि जो भी पब्लिक रिकॉर्ड हम मांगे समय समय पे आए और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो। तो ये रिकमेंडेशन दे सकता है कमीशन उस पब्लिक अथॉरिटी ऑफिस को। सो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगेन। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे और न्यू वीडियो आपके लिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा जो आपकी प्रिपरेशन और आपके नॉलेज में काफ़ी बढ़ाने वाली है आपका नॉलेज। तो मेरे P2P नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप डालिए। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।